हिंदुओं में मान लीजिए बच्चा नहीं हुआ तो पुरुष भी, पति भी गोद ले सकता है, पत्नी भी गोद ले सकती है और अपनी प्रॉपर्टी भी दे सकती है। उस बच्चे को एकदम जैसा अपना एक जो बायोलॉजिकल सन होता है, एकदम अपना निजी जो बेटा होता है, उसकी तरीके उसका पालन पोषण कर सकती है, एकदम अपने बच्चे के समान उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी वसीयत भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम्स में ये नहीं है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 3 तलाक खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरीके से इंसाफ मिल गया है? जवाब है नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अभी भी कई तरह के ऐसे तलाक चल रहे हैं, जिसमें तलाक हसन और भी तमाम तरह के तलाक हैं, जिसके अंतर्गत बिना किसी जेन्युइन रीजन के तलाक दिया जा सकता है। 3 तलाक के अंतर्गत ये था कि तलाक 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 3 बार तलाक बोला और तलाक हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि तलाक के लिए बाकायदा एक शेड्यूल तैयार किया जाता है। एक महीने में करके आप आसानी से तलाक दे सकते हैं। लेकिन हर कोई इस चीज का परमानेंट समाधान ढूंढ रहा है कि आखिर इसका समाधान कैसे निकाला जाए। और इस समाधान का एक ही निष्कर्ष है और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अश्वनी उपाध्याय जी ने बेबाकी से अपनी राय रखी है कि कैसे इस कानून को लागू किया जाए और इस कानून से कैसे हिंदू और मुसलमान दोनों को फायदा होगा। दोस्तों, देखिए अश्वनी उपाध्याय जी का एक खास वीडियो। अब किसी मजहब में यह है कि भाई लड़की अगर बाज है, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तब भी तलाक ले सकते हैं। दूसरे में यह है लड़का नपुंसक है तब भी तलाक ले सकते हैं। हिंदुओं में यह है कि अगर बाल विवाह हो जाए तो बाद में लड़का लड़की कह सकता है जी हमारी शादी आपने जल्दी क्यों कर दिया, हम तो तलाक लेंगे। ये भी एक ग्राउंड है। मुस्लिम में वो ग्राउंड नहीं है। तो अभी एक में ये भी है कि अगर कोढ़ हो जाए लड़का या लड़की को, कोढ़ की बीमारी हो जाए तो भी तलाक ले सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। हमारा ये कहना है अगर कोढ़ होने पे तलाक हो सकता है तो वो सबके लिए होना चाहिए। नपुंसकता के आधार पे तलाक हो रहा है तो वो सबके लिए हो। अगर बाजपन के आधार पे तलाक हो सकता है तो सबके लिए हो। अगर बाल विवाह होने पे तलाक होना है तो सबके लिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू के लिए अलग तलाक का नियम हो, मुस्लिम के लिए अलग तलाक हो, पारसी के लिए अलग हो, ईसाई के लिए अलग हो और कहीं मौखिक तलाक हो, कहीं लिखित तलाक हो। ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी जो दूसरी PIL है, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है और भारत सरकार के कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस जारी किया हुआ है। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। आशा करता हूं कि इस पे भी सरकार हमारी इस PIL का समर्थन करेगा और देश के सभी महिला पुरुष, सभी बहन बेटियों को एक जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हमें मिलेगा। ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर हम अलग अलग चला रहे हैं तो फिर तो हम कहते हैं विधान है, संविधान नहीं है। संविधान मतलब किसी भी चीज का जो विधान होना चाहिए हमारे देश में वो समान होना चाहिए, धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए ये पहला कंडीशन होती है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज और दूसरी बात होती है यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। अब अगर तलाक हो गया तो अगला नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप ये हुआ है कि भाई गुजारा भत्ता कितना कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, मेंटेनेंस। आज की डेट में क्या हो रखा है? मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं, एक हिंदू शादी करती है, एक मुस्लिम शादी करती है, एक पारसी से, एक ईसाई से, और उन तलाक होने के बाद चारों फिर वापस आती हैं। तो एक को तो गुजारा भत्ता मिलेगा ही नहीं। गुजारा भत्ते का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिसने मुस्लिम से शादी किया उसको कोई गुजारा भत्ता नहीं। क्रिश्चियन से जो शादी किया उसको गुजारा भत्ता कुछ अलग मिलेगा, पारसी जिसने शादी किया उसको गुजारा भत्ता कुछ अलग मिलेगा, हिंदू जिसने शादी किया उसको गुजारा भत्ता अलग मिलेगा। यह संविधान नहीं है। संविधान का मतलब गुजारा भत्ता जो भी है, XYZ, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी मिलना है, उसका पैरामीटर सेम होना चाहिए। वो रिलीजन के बेस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुजारा भत्ता गुजर बसर करने के लिए मिलता है। उसका नाम ही है गुजारा भत्ता, यानी मेंटेनेंस, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को जीवन यापन करने के लिए, अपने आप को गुजर बसर करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए दिल्ली में 4 बहनें रह रही हैं, एक ही सोसाइटी में रह रही हैं और किराए पे रह रही हैं, तो किराया तो उन चारों का बराबर। सब्जी वो खरीदती हैं, सब्जी का रेट चारों के लिए बराबर। अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल की फीस बराबर। वो जो जिंदगी में जितना मिनिमम उनको खर्च करना है 10,000 20,000 रुपये, वो सबके ऊपर खर्च हो रहा है।
अब उसमें एक को गुजारा भत्ता मिलेगा नहीं, एक को 5,000 मिलेगा, एक को 10,000 मिलेगा, एक को 15,000 मिलेगा, ये संविधान नहीं है। इसलिए मैंने जो तीसरी PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि सबका मेंटेनेंस समान हो, यूनिफॉर्म हो, गुजारा भत्ता सबके लिए समान हो, हिंदू बहन बेटियों को भी उतना ही गुजारा भत्ता मिले, मुस्लिम बहन बेटियों को भी उतना मिले, पारसी को भी उतना मिले और ईसाई को भी उतना मिले। वो मेरी जो तीसरी PIL थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय को नोटिस जारी किया हुआ है। जवाब अभी तक किसी का नहीं आया, मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन ये मान के चलते हैं कि मौनम स्वीकार लक्षणम, अभी तक सरकार ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब सरकार के मन में कुछ चल रहा होगा, हो सकता है वो पार्लियामेंट में ही अपना कर दें। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं आया। तो 3 कंडीशन हो गई, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो गई, तलाक लेने का तरीका एक हो गया, गुजारा भत्ता एक हो गया। अब जो चौथी कंडीशन आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 की, वो होती है यूनिफॉर्म एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप। गोद लेने का जो नियम है वो सबके लिए एक होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हिंदुओं में मान लीजिए बच्चा नहीं हुआ तो पुरुष भी, पति भी गोद ले सकता है, पत्नी भी गोद ले सकती है और अपनी प्रॉपर्टी भी दे सकती है। उस बच्चे को एकदम जैसा अपना एक जो बायोलॉजिकल सन होता है, एकदम अपना निजी जो बेटा होता है उसकी तरीके उसका पालन पोषण कर सकती है, एकदम अपने बच्चे के समान उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी वसीयत भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम्स में ये नहीं है। अब चूंकि वहां पे गोद लेने का नियम नहीं है, प्रॉपर्टी अपनी दे नहीं सकते, जब प्रॉपर्टी दे नहीं सकते तो कोई अपना बच्चा उनको क्यों देगा गोद। अब दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चा हुआ नहीं, गोद ले नहीं सकते, तो उसकी वजह से वहां फिर बहुविवाह हो जाता है, एक शादी और कर लेते हैं। मतलब दूसरी शादी करना वहां पे अलाउ है, लेकिन गोद लेना और गोद लेके अपनी पूरी प्रॉपर्टी देना अलाउ नहीं है। अगर बच्चा नहीं हुआ और शादी नहीं किया तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वक्फ में चली जाएगी। वो अपने बच्चे को नहीं दे सकते जिसको उन्होंने बचपन में लेकर पालन पोषण किया। तो ये, इसको भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हमने कहा है कि भारत में एक जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, सबके लिए कॉमन गोद लेने का नियम बने, यूनिफॉर्म एडॉप्शन गार्जियनशिप हो, हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई, पति हो या पत्नी, गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल पति को मिले पत्नी को न मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए पत्नी को मिले पति को न मिले, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं में, आज की डेट में हिंदुओं को गोद लेने का अधिकार है, मुस्लिम गोद नहीं ले सकते। ये जो चल रही है ना, ये बिल्कुल गलत चल रही है। मुझे लगता है अगर जेंडर एक सबके लिए गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा तो वह विवाह अपने आप बहुत कम हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि उसके घर में एक सौतन और आ जाए। कोई महिला नहीं चाहती है कि उसके घर में एक और उसके घर में सौतन आके बैठ जाए। अच्छा, दिक्कत और भी है, बाय द वे, अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और कमी महिला में नहीं बल्कि कमी पुरुष में है, तो उसने दूसरी शादी कर लिया, क्योंकि कमी पुरुष में है तो दूसरी शादी से भी बच्चा नहीं होगा। अब पता चला तीसरी शादी कर लिया तो 203 घर में 3 बीबियां आ गई, बच्चा ही नहीं हो रहा है। इन सब का जो समाधान ये है कि गोद लेने का और बच्चे को पालन पोषण करने का जो राइट है वो सबको मिले, सभी बहन बेटियों को मिले, तो बहुत सारी इसमें जो समस्याएं हैं, कानूनी अड़चने हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। और 5वां जो इम्पॉर्टेंट है वो है सक्सेशन इनहेरिटेंस। कहने का मतलब विरासत का नियम, वसीयत का नियम, प्रॉपर्टी का नियम सब के लिए एक समान होना चाहिए। विरासत का जो अधिकार है, वसीयत का जो अधिकार है, जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, वो भी सबको एक समान होना चाहिए। जब मैंने 5वीं PIL फाइल किया सक्सेशन इनहेरिटेंस पे कि सबके लिए विरासत का, प्रॉपर्टी का नियम एक हो, और जब एडमिट हुई मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL, मेरे पास जो सबसे पहला फ़ोन आया था वो कश्मीर के कुलगाम से आया था। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, मुस्लिम लड़का था वो। बोला सर हमारे मामा नहीं है और हमारे नाना अपनी प्रॉपर्टी हमें देना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी दे ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी का जो राइट है वो लड़कों की है। मतलब कोई भी व्यक्ति, अगर हमारे, मान लीजिए मैं मुस्लिम हूं, हमें बेटा नहीं है, केवल बेटी है, तो हम अपनी बेटी को पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। बेटी का जो हमारा बेटा है, नाती और पोता, उसको पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। हम 1/3 दे सकते हैं, बाकी फिर से वो वक्त में चली जाएगी। तो वो बहुत खुश था। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। भारत में एक जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल वसीयत का नियम होना चाहिए, विरासत का नियम होना चाहिए, और प्रॉपर्टी का राइट सबको बराबर होना चाहिए। जब हम कहते हैं जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी,
हम कह रहे हैं महिला पुरुष सब बराबर हैं, हम कह रहे हैं तो महिला पुरुष सब बराबर हैं केवल हिंदुओं में थोड़ी होना चाहिए। महिला पुरुष बराबर तो मुस्लिम्स में भी होना चाहिए, पारसी में भी होना चाहिए, ईसाइयों में भी होना चाहिए। अभी भी चल रहा है पारसियों में कि अगर वो गैर पारसी से शादी कर ले तो प्रॉपर्टी का राइट उसका छिन जाता है, ये भी गलत है। तो हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में अगर आप चाह रहे हैं कि भारत को एक सेकुलर देश बनाना, आप वास्तव में ये कह रहे हैं कि हाँ भारत संविधान से चलता है, तो संविधान का मतलब होता है समान विधान और सेकुलरिज्म का मतलब होता है सबके लिए एक विधान। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग। या तो आपको अगर संविधान नहीं लागू करना तो सेकुलर वर्ड हटा दीजिए, आर्टिकल 44 को संविधान से निकाल दीजिए और फिर अपने अपने मजहब के हिसाब से लोग अपना अपना हिंदू अपने हिंदू रीति रिवाज से काम करें, मुस्लिम अपने मुस्लिम रीति रिवाज से काम करें। नहीं तो अगर वास्तव में हम चाह रहे हैं कि ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ संविधान लागू है, तो जो सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ, वो था आर्टिकल 44 को लागू करना। दुर्भाग्यवश वो लागू नहीं हुआ। अब ये 5 PIL मेरी सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं और इन 5 PIL को आप क्लब कर दो तो अपने आप ऑटोमेटिक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। वीडियो आपने देख लिया, अब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और देश हित चैनल हॉकबीट को अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।